नमस्कार, आप देख रहे हैं 2022 का महादंगल। मैं हूं अनुराग दीक्षित। कोरोना का कहर चरम पर है। देश में कोरोना के केस अब 1 लाख से ज्यादा आ रहे हैं 24 घंटे में। स्थितियां यकीनन अलार्म बजा रही हैं। इस बीच 5 राज्यों में चुनाव भी होने हैं। चुनाव आयोग लगातार स्वास्थ्य विभाग और आईसीएमआर के अधिकारियों के साथ मंथन कर रहा है। सवाल यह कि क्या कोरोना की बेहद तेज तीसरी लहर के बीच चुनाव होंगे? अगर होंगे तो किस तरीके से चुनाव आगे बढ़ाए जाएंगे? पिछले साल चुनावों में कोरोना की आई तबाही देश देख चुका है। सवाल यह है कि विकल्प क्या है? क्या रैलियों में गाइडलाइंस को फॉलो कराना आसान होगा? क्योंकि गाइडलाइंस तो पिछली बार भी थी। अगर रैलियों पर पाबंदी लगती है तो राजनीतिक पार्टियों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही संवाद का सहारा होगा। ऐसी तमाम बातें हैं जिसको समझने की कोशिश करेंगे और इन तमाम बातों को समझाने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे बहुत ही खास मेहमान, सीएसडीएस के प्रोफेसर संजय कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका एक बार फिर। लेकिन चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले आज के मुद्दे की यह रिपोर्ट देखिए। एक तरफ 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव तो दूसरी तरफ कोरोना का बढ़ता ताव। स्थिति बेहद जटिल है। चुनाव आयोग स्वास्थ्य मंत्रालय से लेकर एम्स और आईसीएमआर के निदेशकों से चर्चा कर रहा है कि आखिर रास्ते या फिर विकल्प क्या हो सकते हैं, क्योंकि चुनाव का मतलब है चुनावी रैलियां, चुनावी रोड शो, बेतहाशा भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग की चुनौती। इसमें कोई शक नहीं कि कोरोना के प्रतिदिन 1 लाख से ज्यादा केसेस आने के बाद स्थितियां और गंभीर हो चुकी हैं। ओमिक्रॉन का बेहद तेज संक्रमण अलर्ट कर रहा है। साथियों, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारा ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम उतना ही महत्वपूर्ण है जितना खतरनाक ये भेष बदलने वाला कोरोना वायरस है। जिन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं वहां भी पिछले 24 घंटों में सामने आए कोरोना के मामले खतरे की घंटी बजा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 3114 केसेस सामने आए हैं। इस तरह कुल एक्टिव केसेस की संख्या यहां 8224 हो चुकी है। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 630 कोरोना के केसेस सामने आए हैं और एक्टिव केसेस की संख्या 1425 हो चुकी है। पंजाब में 24 घंटे में 2370 केसेस सामने आए हैं। कुल एक्टिव केसेस 6687 हो चुके हैं। गोवा में 24 घंटे में 971 केस सामने आए हैं और कुल एक्टिव केसेस की संख्या 4613 हो चुकी है। और मणिपुर में बीते 24 घंटे में 59 केस सामने आए हैं और एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर 316 हो चुकी है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या चुनाव टल सकते हैं या फिर कोरोना चुनौती के बीच चुनावों को कराने को लेकर चुनाव आयोग के पास आखिर विकल्प क्या हो सकता है? सबसे पहला विकल्प चुनावों को टालने का ही है और अगर ऐसा नहीं हुआ तो चुनाव आयोग चुनावी रैलियों में लोगों की संख्या पर पाबंदी लगा सकता है। नेताओं के रोड शो पर भी लगाम लगाई जा सकती है। रैलियों में गाइडलाइंस को लेकर और ज्यादा सख्ती हो सकती है। फुल वैक्सीनेशन की अनिवार्यता रखी जा सकती है। और ऐसी स्थिति में सियासी पार्टियों के लिए प्रचार और लोगों तक पहुंच का एक बेहतर माध्यम बन सकता है सोशल मीडिया और वर्चुअल रैली। तो क्या 2022 में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में एक बड़ी बाजी सोशल मीडिया के जरिए साधी जाएगी? और क्या रैली में उमड़ती भीड़ के बजाय सोशल मीडिया पर रीच के आधार पर पार्टियां चुनावी लहर बनाएंगी? टीम न्यूज़ नेशन। तो क्या वाकई इस बार सोशल मीडिया के दम पर चुनावों में दमदार स्थिति का कोई संकेत नजर आता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए? ये सवाल अहम है। आपको दिखाते हैं कि अलग अलग पार्टियों की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में पैंठ किस तरीके की। और सबसे पहले बात ट्विटर की। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो ट्विटर पर करीब 1,73,00,000 फॉलोअर हैं बीजेपी के। वहीं यूपी बीजेपी की बात की जाए तो इसकी फॉलोअर्स की संख्या भी 29 लाख के आसपास है। कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर पर ट्विटर पर 84 लाख फॉलोअर हैं, जबकि यूपी कांग्रेस की जो यूनिट है उस पर 4,58,000 के आसपास फॉलोअर हैं। बात अगर आम आदमी पार्टी की जाए जो उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में है, ट्विटर पर राष्ट्रीय स्तर पर 44 लाख फॉलोअर हैं, जबकि समाजवादी पार्टी के ट्विटर पर 28 लाख के आसपास फॉलोअर हैं। बीएसपी ट्विटर पर 24,000 फॉलोअर के साथ आगे बढ़ रही है। हालांकि
बीएसपी का जो परंपरागत वोट है वो कितना सोशल मीडिया पर सक्रिय रहता है, ये भी अपने आप में एक सवाल है। लेकिन ट्विटर के साथ साथ अगर बात की जाए फेसबुक की, तो फेसबुक पर किस पॉलिटिकल पार्टी की क्या कुछ स्थिति है, जरा आंकड़ों के जरिए वो भी हम फटाफट आपको दिखाते हैं। दरअसल में फेसबुक पे भी भारतीय जनता पार्टी ही बढ़त बनाए हुए है। सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म फेसबुक है। बीजेपी के 1,67,00,000 फॉलोअर हैं। राष्ट्रीय स्तर पर यूपी बीजेपी के 50 लाख फॉलोअर, कांग्रेस के करीब 62 लाख लोग फेसबुक पर फॉलो करते हैं कांग्रेस को, और यूपी कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं तकरीबन 6 लाख लोग। फेसबुक पर फॉलोअर के मामले में आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पर है। फेसबुक पर 51,76,000 लोग फॉलो करते हैं, और जो यूपी का आम आदमी का पार्टी का पेज है उस पर भी 6 लाख से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। समाजवादी पार्टी के पेज पर फेसबुक पर 32 लाख लोग जुड़े हुए हैं, जबकि बीएसपी का जो एक अनवेरिफाइड फेसबुक पेज है उसको 12,000 लोग फॉलो करते हैं। तो ट्विटर और फेसबुक की बात की, अब बात करते हैं यूट्यूब की, जिस पर किस पॉलिटिकल पार्टी के साथ कितने सब्सक्राइबर हैं, कितने लोग हैं, ये भी आपको बता दें। बीजेपी के यूट्यूब पर करीब 40 लाख फॉलोअर हैं, वहीं कांग्रेस के 17,70,000, आम आदमी पार्टी के 21 लाख, और समाजवादी पार्टी और बीएसपी के जो अनवेरिफाइड अकाउंट हैं उस पर फॉलोअर 2,33,000 और 308 के आसपास हैं। ये 3 अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को हम आपको दिखा रहे थे। लेकिन संजय सर, हर किसी के जहन में यही सवाल है कि देखिए, रैली अगर नहीं होती है, ये फैसला तो चुनाव आयोग को करना है, पॉलिटिकल पार्टीज को करना है, लेकिन क्या 2022 का विधानसभा चुनाव तकनीक के सहारे पॉलिटिकल पार्टीज लड़ सकती हैं? फायदा होता है क्या? देखिए, अगर इलेक्शन कमीशन को इस पर रोक लगाती है तो सभी पार्टियों के लिए रोक लगेगा। आपने जिन आंकड़ों को दिखाया, आंकड़े बहुत स्पष्ट बताते हैं कि जो भी तीनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का हमने जिक्र किया, तीनों पर फायदा किसको है, किसके, और फायदे की जब हम बात कर रहे हैं तो फायदा का मतलब किसके फॉलोवर्स ज़्यादा हैं। बड़ी पार्टी जो है, सबसे ज़्यादा फॉलोवर्स बीजेपी के हैं, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो यूट्यूब अकाउंट हो। उसके बाद कांग्रेस का नंबर आता है, उसके बाद समाजवादी पार्टी का नंबर है, और उसके बाद बीएसपी का नंबर है। तो अगर इन आंकड़ों को देखें तो इन आंकड़ों से एक बात स्पष्ट दिखाई पड़ती है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बड़ी पार्टियों को ज़्यादा फायदा दिखाई पड़ता है, उनके फॉलोवर्स ज़्यादा हैं। अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल होगा चुनाव के प्रचार में, तो उससे बड़ी पार्टियों के समर्थकों को फायदा ज्यादा होगा, बड़ी पार्टियों को ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि वो अपने समर्थकों तक पहुंच पाएंगे दूसरी पार्टियों की तुलना में। तो ट्रेंड तो एक साफ दिखाई पड़ता है। लेकिन सर, एक चुनावी विश्लेषक के तौर पर आपको लगता है कि जो कनेक्शन रैलियों से होता है नेता और मतदाता के बीच में, क्या वो सोशल मीडिया पर कनेक्ट होता हुआ नजर आता है? नहीं, दोनों में अंतर तो बहुत है अनुराग। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसा है जिस पर आपको स्वेच्छा से, आपको अपने मोबाइल फोन पर किसी एक यंत्र पर, किसी एक मशीन पर लॉगिन करना पड़ेगा उनके मैसेजेस को देखने के लिए। जब बड़ी बड़ी रैलियां होती हैं, पदयात्रा होते हैं, जब नेता गली मोहल्लों में जाते हैं, तो बड़ी बड़ी रैलियां होती हैं। हो सकता है आप उस रैली में ना गए हों, लेकिन रैलियों में बड़े बड़े लाउड स्पीकर होते हैं, उनकी आवाज आप तक आती है, घंटों इंतजार को लोग करते हैं अपने नेता को सुनने के लिए। उसका एक वाइब्रेशन होता है, और एक जब आप भीड़ में एक साथ होते हैं तो एक मनस्थिति बनती है पार्टी को सपोर्ट करने में या उसका विरोध करने में। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप अकेले उस न्यूज को देखते हैं, उस मैसेज को अकेले देखते हैं, तो वो वाइब्रेशन नहीं होता है। सोशल मीडिया कभी भी जो ट्रेडिशनल स्टाइल है कैंपेन का, चाहे वो बड़ी बड़ी रैलियां, उसको रिप्लेस नहीं कर सकता, उसको सब्सटेंशिएट करता है, उसको सहयोग करता है। ठीक बात है, लेकिन माहौल पर भी कितना असर पड़ता है रैलियों का बनस्पत सोशल मीडिया के, ये भी मैं आपसे समझूंगा सर। लेकिन सोशल मीडिया पर वो कौन से कद्दावर नेता हैं जो मजबूत स्थिति के साथ अपनी पैंट बनाए हुए हैं? भारतीय जनता पार्टी के 3 बड़े चेहरों की अगर बात की जाए, जो स्टार कैंपेनर की लिस्ट में सबसे ऊपर रहते हैं, वो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं। देखिए, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 7.5 करोड़ फॉलोअर्स के साथ पहले स्थान पर हैं, जबकि दूसरे नंबर पर अमित शाह हैं, जिनके फॉलोअर 2,79,00,000 के आसपास हैं। योगी आदित्यनाथ को ट्विटर पर फॉलो करने वालों की संख्या 1,67,00,000 के आसपास है। अखिलेश यादव को ट्विटर पर 1,53,00,000 लोग फॉलो करते हैं, लगभग उतने ही जितने की योगी आदित्यनाथ को करते हैं। मायावती को 23 लाख लोग फॉलो करते हैं, जबकि राहुल गांधी को करीब 2 करोड़ लोग ट्विटर पर फॉलो करते हैं। इसी तरह प्रियंका गांधी को 41 लाख लोग फॉलो करते हैं ट्विटर पर, और अरविंद केजरीवाल को ट्विटर पर 2,37,00,000 लोग फॉलो करते हैं। तो एक बड़ा अंतर यहां पर भी नजर आता है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लिहाज से। ये ट्विटर की बात की हमने, लेकिन अगर फेसबुक की भी बात की जाए तो फेसबुक पर वो कौन से बड़े चेहरे हैं और उनके कितने फॉलोअर हैं, वो भी हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नरेंद्र मोदी की। फेसबुक पर नरेंद्र मोदी को तकरीबन
5 करोड़ के आसपास लोग फॉलो करते हैं। अमित शाह को 1 करोड़ 48 लाख लोग फॉलो करते हैं। अगर बात की जाए योगी आदित्यनाथ की तो उनको 68 लाख के आसपास लोग फॉलो करते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की बात की जाए तो अखिलेश यादव को 75 लाख, राहुल गांधी को 46 लाख, प्रियंका गांधी को 45 लाख। तो ये व्यक्तिगत तौर पर जो उपस्थिति है। और अगर बात की जाए यूट्यूब की व्यक्तिगत चेहरों के लिहाज से कितने लोग जुड़े हुए हैं तो नरेंद्र मोदी के यूट्यूब पेज पर तकरीबन 97 लाख लोग, अमित शाह के यूट्यूब पेज पर बहुत कम तकरीबन 38,000 लोग, राहुल गांधी के साथ 5,22,000 लोग यूट्यूब पर सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। सर, जो आप कह रहे थे कि देखिए जो रैली में कनेक्शन नजर आता है वो नजर नहीं आता है डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। क्या आप इस बात से भी इत्तेफाक रखते हैं कि रैलियों में नेताओं को भी समझ में आ जाता है कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी की क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है, खाली कुर्सी या भरी कुर्सी देखकर, जो डिजिटल में नजर नहीं आता है? नहीं, एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है, जब रैलियां होती हैं तो कुर्सियां भरी हुई हैं, जनता वहां जमा हुई है, या जनता नहीं आई है, कुर्सियां खाली हैं। इससे एक बात का तो अंदाज लग जाता है कि पार्टियों के बारे में लोगों की क्या राय है, क्या लोग पार्टियों के मैसेज को सुनने के लिए आए हैं या नहीं आए हैं। तो कुछ संदेश और कुछ आगाज तो हो ही जाता है पार्टियों को रैलियों को देख करके। और आप देखें जिस तरह की रैलियां होती हैं और बड़े बड़े नेता जिस तरह से रैलियों को एड्रेस करते हैं, वो चाहते हैं कि कुछ संदेश उन तक जाए और रिस्पॉन्स पब्लिक का है, और रिस्पॉन्स से भी वो समझने की कोशिश करते हैं। अनुराग, आप देखें जिस तरह से रैलियों को प्रधानमंत्री मोदी या गृह मंत्री अमित शाह एड्रेस करते हैं, या आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी की बात करें, तो उससे एक फीलिंग पैदा होती है और एक माहौल बनता है, एक एटमॉस्फेयर बनता है। बिल्कुल चुनावी माहौल बनता है। लेकिन सर, इस बीच में चूंकि कोरोना का संकट है और बड़ा सवाल खासकर सोशल मीडिया में भी उठ रहा है चुनावी रैलियों को लेकर, हमने बिहार और बंगाल में देखा पिछली बार जब डिजिटल रैलियां हुई। हालांकि 2014 के चुनाव प्रचार में भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से डिजिटल तकनीक का सहारा लिया गया था। 3D रैली की थी प्रधानमंत्री मोदी ने, उस वक्त उम्मीदवार थे और वो बड़ा चर्चा का विषय था उस वक्त कि कैसे बीजेपी डिजिटली इतना एडवांस है। आपको लगता है कि अब धीरे धीरे वक्त बदल रहा है और इन डिजिटल रैली को एक बड़ा हिस्से के तौर पर मान लेना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज को भी और मतदाताओं को भी? अनुराग, जब प्रधानमंत्री ने पहली बार एक डिजिटल रैली की थी उसकी बड़ी चर्चा हुई थी, दिल्ली के अलग अलग जगहों पे होर्डिंग लग गई थी और उसमें काउंटडाउन दिखाया हुआ था कि अब 24 घंटे बाकी और इतने। लेकिन वो एक नया प्रयोग था, इसलिए उसको एक तरह से पॉपुलराइज किया गया था। कुछ नए प्रयोग की जरूरत होगी। मुझे नहीं लगता अभी समय ये आ गया है कि डिजिटल रैलियां जो ट्रेडिशनल रैलियां उसको रिप्लेस कर दें। डिजिटल रैलियों का अपना महत्व है, उन लोगों से आप जुड़ सकते हैं जो लोग रैलियों में नहीं आना चाहेंगे। लेकिन डिजिटल रैलियां इस तरह की चीजें हैं जहां पर लोग स्वेच्छा से नहीं आते, आपको लोगों को जमा करना पड़ता है। मैं ये नहीं कह रहा कि रैलियों में लोगों को नहीं जमा करना पड़ता। तो दोनों एक दूसरे का पूरक हैं, एक दूसरे को एक तरह से बदल नहीं सकते, एक दूसरे का पूरक हैं। जो डिजिटल रैलियां होती हैं वो एक दूसरे तरह के लोगों को कैटर करती हैं और जो ट्रेडिशनल रैलियां होती हैं उसमें कुछ खास किस्म के दूसरे किस्म के लोग आते हैं। ठीक है सर, एक चीज और इससे जुड़ी हुई, बंगाल और बिहार के संदर्भ में ही जब कोरोना का संकट था और डिजिटल रैलियां नेताओं के स्तर पर की गई थी, हो सकता है किसी पॉलिटिकल पार्टी को ये लगता हो कि देखिए साहब, हमने तो डिजिटल रैली की इसलिए बंगाल में या बिहार में वो नतीजे नहीं आए जो हमारे आ सकते थे। क्या आपको लगता है कि अगर डिजिटल रैलियां भी हुई बंगाल में या बिहार में, उसका नतीजों पर बहुत ज्यादा चमत्कारिक असर पड़ा, ऐसा असर पड़ा जिसकी उम्मीद नहीं थी? जो पॉलिटिकल पार्टी हारने वाली थी वो जीत गई, जो जीतने वाली थी वो हार गई। क्या वाकई ऐसा कुछ हो पाया? नहीं अनुराग, ये कहना बड़ा मुश्किल है कि अगर डिजिटल रैलियां होंगी किसी पार्टी के द्वारा तो उसके जीतने की संभावना ज़्यादा होगी। अगर आप देखें कि पूरा कैंपेन का मोड, कैंपेन के अलग अलग तरीके हैं। सोशल मीडिया का सहारा लिया जाता है, बड़ी रैलियों का सहारा लिया जाता है, मीटिंग्स का सहारा लिया जाता है। आजकल जो पहले पदयात्रा होती थी वो आजकल रोड शो होते हैं। सभी माध्यमों का अपना अपना महत्व है। लेकिन अगर कुल मिलाकर देखें तो अभी भी जो ट्रेडिशनल स्टाइल है कैंपेन का, जिसमें हम कहते हैं पदयात्रा जो रोड शो में बदल गया, रैलियां होती हैं, मीटिंग्स होते हैं, इसको अभी भी सोशल मीडिया ने रिप्लेस नहीं किया और बड़ी बड़ी रैलियों ने इसको रिप्लेस नहीं किया। उसका एक खास महत्व है, आप वोटरों से कनेक्ट कर पाते हैं। अगर आप किसी वोटर के घर चले गए, उनके मोहल्ले में चले गए और हाथ हिलाया वोटर को, तो एक ऐसा कनेक्ट बनता है कि वो वोटर न चाहे भी उसी पार्टी को वोट दे देता है। तो ट्रेडिशनल कैंपेन का अभी बहुत महत्व है। इसको रिप्लेस कर पाना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का कैंपेन के लिए शायद अभी काफी समय लगेगा उसमें। ठीक है, लेकिन इन सब के बीच में कुछ और आंकड़े हैं, वो भी जरा एक बार दर्शकों को बता दें। सर, चुनावों में जनता से सीधे संवाद का जो सबसे बढ़िया और
बड़ा जरिया है वो रैलियां हैं, जैसा कि आप भी कह रहे हैं। लेकिन कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए रैलियों के कम होने या सख्ती से गाइडलाइन फॉलो करने की बात सामने आ रही है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि पिछली बार के चुनाव में दिग्गज नेताओं ने कितनी रैलियां की थी। खासकर हम यूपी और पंजाब के आंकड़े आपको दिखाते हैं। 2017 के यूपी के विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुल 24 रैलियां की थी, राहुल गांधी ने कुल 54 रैलियां की थी, अखिलेश यादव ने ताबड़तोड़ 235 रैलियां की थी। लेकिन नतीजा सबने देखा, जबकि बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने 58 रैलियां की थी और उनका वोट बैंक भी बरकरार रहा। इसी तरह सीएम योगी ने कुल 65 रैलियां की थी, जबकि बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने यूपी में 150 रैलियां की थी। पंजाब की अगर बात की जाए तो पंजाब में प्रधानमंत्री ने सिर्फ 2 रैली की थी पिछले चुनाव में, राहुल गांधी ने 6 और अरविंद केजरीवाल ने सबसे ज्यादा 70 रैलियां की थी। तो सवाल यह है कि अगर रैलियों की संख्या या रैलियों में लोगों की उपस्थिति सीमित की जाती है तो इसका कोई असर चुनावी नतीजों पर पड़ सकता है क्या? संजय सर, जो सवाल मैं आपसे समझना चाह रहा था सर बंगाल और बिहार के संदर्भ में, वो ये भी कि ममता बनर्जी अगर जीतती हैं पश्चिम बंगाल में तो क्या वो अप्रत्याशित था? कोरोना की वजह से, रैलियों पर रोक की वजह से ऐसा हुआ कि ममता बनर्जी को एज मिल गया, या अगर जेडीयू और एनडीए बिहार में आ गया तो वो चमत्कारिक था क्या, या ऐसा बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा रैलियों पर रोक लगने के बाद? देखिए, आज के माहौल में हर पार्टी का एक कोर सपोर्ट बेस है। इन रैलियों से थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन रैलियों को अगर आप पूरी तरह से रोक दें वो सभी पार्टी पर लागू होगा। रैलियों को न रोकें, सभी पार्टियों पर लागू होगा। आपने बंगाल का जिक्र किया और आपने बिहार का जिक्र किया। अगर वहां रैलियों पर कुछ रोक लगाया गया, वो सभी पार्टियों पर एक समान असर कर रहा था। तो ये कहना कि अगर रैलियों पर रोक ना हो तो एक खास किस्म की पार्टी जीतेगी और अगर रैलियों पर रोक लग जाए तो एक खास किस्म की पार्टी जीतेगी, ऐसा नहीं होता अनुराग। अगर रोक लगेगा तो वो सभी पार्टियों पर बराबर है। बिल्कुल। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं सर, एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं कुछ और अहम सवालों के साथ। कोरोना के चलते अगर चुनावी रैलियों को रद्द किया जाता है तो क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चुनावी प्रचार का एक बेहतर विकल्प हो सकता है? आंकड़ों के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ सीएसडीएस के प्रोफेसर संजय कुमार सर हैं। संजय सर, मेरे पास कुछ आंकड़े हैं सर, जिसके मुताबिक 1 मिनट में पूरी दुनिया में 6 करोड़ 90 लाख व्हाट्सएप पर मैसेज भेजे जाते हैं, 57 लाख गूगल पर सर्च किए जाते हैं। इसके साथ साथ यूट्यूब पर 500 घंटे का कंटेंट हर 1 मिनट पर औसतन अपलोड हो रहा है। और अगर बात की जाए ट्विटर की तो 5 लाख से ज़्यादा ट्वीट होते हैं दुनिया में, 6 लाख से ज़्यादा इंस्टाग्राम पर रील शेयर होती हैं और लगभग 2.5 लाख फोटो पोस्ट होते हैं पूरी दुनिया में औसतन हर 1 मिनट। ये 2021 का आंकड़ा है। आपको लगता है जिस रफ्तार से पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, हमें भी अब आगे बढ़ना चाहिए सर, खासकर तब जबकि कोरोना जैसा संकट है? नहीं, आगे जरूर बढ़ना चाहिए अनुराग। आपने जिन आंकड़ों का जिक्र किया, इसमें यह बात स्पष्ट नहीं होती कि इतनी तेजी से जब ये मैसेजिंग की जा रही है, ये मैसेजिंग किस बारे में है। जैसे ही आप राजनीति से संबंधित चीज़ों को इन प्लेटफॉर्म पर मैसेज करेंगे, ये आंकड़े बिल्कुल नीचे गिर जाएंगे। हम लोगों ने इस पर कुछ अपने रिसर्च की और देखा कि जो लोग व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, तमाम तरह के इतने सारे लोग व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, लेकिन अगर ये देखें कि ये व्हाट्सएप किस लिए यूज़ किया जा रहा है, ये मैसेजिंग किस कारण, ये पूरा जो ट्विटर का पूरा जो तंत्र है, इतने ट्वीट्स होते हैं, उसमें पॉलिटिक्स रिलेटेड कितने होते हैं, तो आंकड़ा घट जाएगा। तो माध्यम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेट बहुत ही फास्ट माध्यम है। एक ज़माना था जब हम चिट्ठियां लिखते थे, आज से 20 साल 25 साल पहले, और चिट्ठियों को एक शहर से दूसरे शहर जाने में 10 दिन लगते थे, आजकल 1-1 सेकंड में चला जाता है। तो माध्यम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए, इसमें कुछ इनोवेटिव तरीके सोचने की जरूरत है। न्यूज़ कितनी देखी जाती है, कितनी पसंद की जाती है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इसी तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल पॉलिटिकली कितना हो पाएगा और कितना मतदाता उसमें खुद को जोड़ पाएगा, ये अपने आप में अभी भी एक सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए और आंकड़ों का मतलब क्या है ये सरल शब्दों में हमारे दर्शकों को समझाने के लिए। 2022 के महादंगल में आज के लिए बस इतना ही। आप जुड़े रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।